रुद्र नाम के गांव में वेंकट नाम का एक आदमी रहता था। सब जगह देखना और उन्हीं जगहों पर घूमने की उसकी इच्छा थी और इसीलिए वो सब जगह घूमता रहता। एक दिन वो अपने घर के बिस्तर पर सो रहा था, तब उसके बहुत पहले स्वर्गवासी हुई दादी उसे नींद से जगाकर कहती हैं, अरे बेटा, मानती हूँ कि दुनिया भर की जगहों पर घूमने की तेरी इच्छा है, पर एक गांव ऐसा भी है जो तुझे कभी नहीं देखना चाहिए। चाहे तू जहाँ जाए वहाँ जा, पर विचित्रपुर नाम के गांव में भूल कर भी मत जाना। इस बात को गांठ बांध कर रख ले। विचित्रपुर गांव में नहीं जाना है तुझे। अपनी दादी की ये बात मत भूलना। सपने में अपनी दादी की बात सुनकर वेंकट नींद से उठकर इधर उधर देखने लगता है, पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। तब उसे समझ में आता है कि यह उसका सपना था। दिन प्रतिदिन दादी का प्यार मेरे ऊपर बढ़ता ही जा रहा है। नींद में भी आकर मुझे सलाह देती है। फिर वेंकट वहाँ से उठकर दीवार पर लटकी दादी की फोटो को देखकर कहता है, दादी, क्यों मुझे इस तरह से आप नींद से जगाती हैं? मैं चैन से सो ना पाऊँ इसलिए आप सपने में आती हैं। ये भी कोई बात हुई भला? बताइए। दरअसल वो विचित्रपुर गांव कहाँ है ये मैं जानता ही नहीं। मैं तो ये भी नहीं जानता कि देश में इस नाम का कोई गांव है, लेकिन अब आपने कहा है तो वो गांव इस देश में कहाँ है मैं जरूर पता लगाऊंगा और उस गांव में जाकर ही रहूंगा। अगर अब भी आप सपने में आई ना तो मैं आपका गला दबा दूंगा। समझ गई आप? वेंकट इस तरह दादी को धमकी देता है। दादी की कही हुई विचित्रपुर गांव की बात वेंकट के मन में बैठ जाती है। दादी ने वहां जाने के लिए मना किया है तो उस गांव में जरूर कुछ होगा। वो क्या है ये जानने की इच्छा उसके मन में आती है। दादी का तो कब का स्वर्गवास हो चुका था, पर उनकी कही विचित्रपुर गांव की बात जानने के लिए वेंकट बहुत कोशिशें करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में वो गाँव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर पूछता है, दादाजी, आपकी उम्र करीबन 97 साल होगी? हाँ, इतनी तो होगी ही, लेकिन तू ये क्यों पूछ रहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे आपकी उम्र से कोई लेना देना नहीं। हाँ, लेकिन आपके अनुभवों से है। आपने तो कई सारे गांव घूमे होंगे ना, लेकिन क्या आप कभी विचित्रपुर गांव गए हैं? ये सुनकर बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, विचित्रपुर गांव के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द यमराज के पास जाने वाला हूँ। चाहो तो तुम भी साथ चल सकते हो। बुजुर्ग व्यक्ति उसका मजाक उड़ाते हैं। इन दादाजी को बहुत ज्यादा ही मजाक सूझ रहा है। फिर वो उनसे दोबारा पूछता है, ऐसी बात नहीं है दादाजी। इस संसार में जीवित हर एक इंसान एक न एक दिन यमराज के पास जाता ही है। जब उचित समय आएगा तो मैं चाहूँ या ना चाहूँ यमराज तो मुझे लेकर ही जाएंगे। मैं तो बस इस विचित्रपुर गांव को अपने जीते जी देखना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे लगा कि आपको कुछ पता होगा तो आप मुझे बताएंगे, इसीलिए मैं आपसे पूछने यहाँ चला आया। विचित्रपुर गांव तो मैं कभी गया ही नहीं बेटा, ना ही कभी सुना है। हाँ, लेकिन अगर तुम वहाँ जाओ तो वहाँ से आने के बाद एक बार मुझे भी ले चलना अपने साथ। बुजुर्ग व्यक्ति जवाब देते हैं। वेंकट उस गांव के बारे में कुछ और लोगों से पूछता है और उसे पता चलता है कि कोई भी उस गांव के बारे में नहीं जानता। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ऐसा कोई गांव है ही नहीं, पर वेंकट को पूरा विश्वास था कि इस नाम का गांव जरूर है। एक दिन वेंकट जब एक पहाड़ी प्रदेश से लौट रहा था तो हवा के साथ साथ भारी बारिश होने की वजह से रास्ता भटक जाता है और बारिश से बचने के लिए एक गुफा के अंदर रुक जाता है। फिर वहाँ से कुछ दूर चलने पर एक गांव आता है। गांव में वेंकट एक आदमी से पूछता है, भैया, मैं रास्ता भटक गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा गाँव है? उसके पूछने पर वो आदमी जवाब देता है, ये गांव है विचित्रपुर। रास्ता भटके हो कोई बात नहीं, लेकिन भूल कर भी गांव के अंदर मत चले जाना। उस आदमी के ऐसा कहने पर वेंकट बिल्कुल ध्यान नहीं देता है, पर वो मन ही मन खुश हो जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि विचित्रपुर नाम का गांव था और उसका यकीन सच्चा हुआ। विचित्रपुर नाम का गांव था और इस समय वो उस गांव की सीमा पर था। वो धीरे धीरे गांव के अंदर जाता है। रास्ते में जाते वक्त उसे एक ठेले पर केले दिखाई देते हैं। केले देखते ही उसकी भूख खुल जाती है और वो ठेले वाले से पूछता है, ये केले कितने के दिए? तुम्हें कितने चाहिए? ठेले वाला उसे पूछता है,
बहुत भूख लगी है। कितने खाऊंगा वो मुझे खुद भी पता नहीं। खाने के बाद जितने होंगे उसका हिसाब लगा लेना। फिर वेंकट केले खाने लगता है और फिर पैसे देना भूलकर वहाँ से चलने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे याद आता है कि उसने तो खाए हुए केले के पैसे दिए ही नहीं और फिर लौटकर अरे 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 भाई, मुझे माफ करना। मैंने ये जो केले खाए इससे मेरी भूख मिट गई और इस चक्कर में तुम्हें पैसे देने हैं ये बात मैं भूल ही गया। खैर छोड़ो, केले बहुत ही स्वादिष्ट थे। मैंने कुल 5 केले खाए हैं। उनके कितने पैसे हुए मुझे बताओ, मैं दे देता हूँ। वो ठेले वाले से माफी मांगता है और पैसे निकालने के लिए जेब में हाथ डालता है, पर ठेले वाला वेंकट को देखकर हंसता है और कहता है, तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत आते हैं। केले खाने के बाद पैसा देना भूलकर चले जाते हैं। तुम जैसों से पैसे वसूलने का एक रिवाज है। तुमने जो केले खाए उसके पैसे आ चुके हैं, तुम अब जा सकते हो। उसकी बात सुनकर वेंकट आश्चर्यचकित होकर जेब से पैसे निकालकर गिनता है तो उसे 1 रुपया कम मिलता है। फिर वो केले वाले से कहता है, मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने जो केले खाए उसके मैंने पैसे नहीं दिए थे। मेरी जेब में जो पैसे थे उसमें सिर्फ 1 रुपया कम है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए। भला ये कैसे हुआ? इतनी सी बात से ही इतनी हैरानी? गांव के अंदर जाओ, वहाँ तो अभी और हैरान करने वाली चीजें हैं। ये विचित्रपुर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठेले वाला वेंकट से कहता है। वेंकट मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने ही पैसे दे दिए हो। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है। सामने से देखता है कि एक आदमी अपने कंधे पर किसी और का पैर लेकर आ रहा होता है। वेंकट उस आदमी को पूछता है, भैया अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम है चमगादड़। लेकिन मेरे नाम से तुम्हें क्या मतलब? कहीं तुम्हें मेरा नाम तो नहीं चाहिए? मैं नहीं दूंगा। वो आदमी जवाब देता है। वेंकट को कुछ समझ नहीं आता है। मैं तुम्हारा नाम भला कैसे ले सकता हूँ? जैसे कि तुम्हारा नाम बहुत ही सुंदर है। किसी का पैर अपने कंधे पर लेकर जा रहे हो। शायद तुम पागल हो। इस गांव का नाम विचित्रपुर नहीं, मूर्ख गांव होना चाहिए था। अपने मन में ये बात सोचकर वो उस आदमी से कहता है, क्या कहा? तुम्हारा नाम चमगादड़ है? ये कैसा नाम है? तुम्हें पसंद नहीं तो इसका मतलब मेरा नाम खराब हो गया? जैसे तुम राम श्याम नाम रखते हो वैसे ही हम लोग चमगादड़ कछुआ कुछ भी रख सकते हैं। इसीलिए हमारे गांव का नाम विचित्रपुर है। वैसे मैं बता दूं, मैं पागल नहीं हूँ। तू खुद को बहुत बुद्धिमान समझता है ना, लेकिन तू खुद कितना बड़ा पागल है। जल्दी से इस गांव से निकल जा, वरना तेरा दिमाग घुटनों में आ जाएगा। चमगादड़ की कही ये बात सुनकर वेंकट के मन में सवाल उठ जाता है। वो सोचता है कि जो मैंने अपने मन में सोचा वो इसने कैसे जान लिया? क्या इस गांव में मन में सोचने की भी आजादी नहीं है? ऐसा वो फिर से सोचने लगता है। अभी जो तुमने मन में सोचा वो भी सुन लिया मैंने। इस गांव में जितनी आजादी है ना उतनी किसी गांव में नहीं है। जो भी बातें बोलनी हो सामने बोलना। इस गांव में किसी को मन में बात करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी तरह सामने हंसना और मन में गाली देना ऐसा कोई यहाँ नहीं करता। अरे रे चमगादड़ भाई, मैं एक बात तो समझ गया। अब से मैं किसी में भी कोई कमी नहीं निकालूंगा। तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है और इस गांव का नाम तो उससे भी अच्छा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। खाना बनाने के लिए मुर्गी के पैर, बकरी के पैर ले जाते तो देखा है, लेकिन तुम तो इंसान का पैर ले जा रहे हो। ये भला किस लिए? इसीलिए जाकर क्या करोगे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये पैर मेरे भाई का है। वो अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर कबड्डी खेल रहा था, तब पैर फिसलने से वो नीचे गिर गया और उसके घुटने में चोट लग गई। इसीलिए इस पैर से वो चल नहीं पा रहा था। इसे प्लास्टर करवाने वैद्य जी के पास ले जा रहा हूँ। चमगादड़ की ये बात सुनकर वेंकट मन में सोचता है, सूर्य ग्रह के पास जाकर आँख मिचौली खेलनी थी ना, जलकर राख हो जाते। ये भी मैंने सुन लिया। तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना? तुमने ही तो कहा था कि अब से मन में कुछ नहीं सोचूंगा। मन में बात करने से कैसे रोक सकता हूँ? इसकी तो आदत पड़ चुकी है और अचानक से बदलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं विचित्रपुर से नहीं हूँ ना। लेकिन तुम्हारी बात पर ही सोच रहा हूँ कि कोई कबड्डी खेलने के लिए पहाड़ पर क्यों गया। वहाँ से पैर फिसलकर गिरने पर पैर में चोट भी लग गई और अब उसका पैर निकालकर वैद्य के पास लेकर जा रहे हो। अगर उसके सर पर चोट लग जाती तब क्या सर काट कर ले जाते? ये कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं है?
हम जाएंगे, जहाँ मन करे वहाँ जाएंगे और हम कुछ भी कर सकते हैं। फिर दोनों बातें करते करते साथ में चलने लगते हैं और फिर वैद्य जी का घर आ जाता है। सुनो, ये हमारे वैद्य जी का घर है, चलो अंदर चलो, सारी बातें पता चल जाएंगी। चमगादड़ उससे कहता है। फिर दोनों साथ मिलकर अंदर जाते हैं। अंदर जाते ही वेंकट का बदन गर्म होने लगता है और पसीने छूटने लगते हैं। वो वहीं खड़ा रहकर सब कुछ देखने लगता है। वैद्य अपने सामने एक सर को रखकर उस पर कुछ इलाज करके एक आदमी को देता है और कहता है, ये लो, ले जाओ। ये अपनी जिंदगी में अब कुछ नहीं भूलेगा। याददाश्त की नसों में खून जम गया था, उसे ठीक कर दिया है। अब रक्त प्रवाह सही है, अब जीवन में कभी कुछ नहीं भूलेगा। और वो सर दूसरे आदमी के हाथ में थमा देता है। याद रखने के लिए या भूल जाने के लिए इंसान को जिंदा भी तो रहना होगा ना, ऐसा वेंकट मन में सोचता है। और तभी वैद्य वेंकट को देखकर तुरंत कहता है, ए, तू यहाँ क्यों आया है? तेरी दादी ने यहाँ आने से मना किया था ना। इसका मतलब अपनी दादी की इज्जत नहीं करता, मन में बात करना छोड़ता नहीं और बड़ों की बातों को इज्जत देता नहीं। इस बार वेंकट और चमगादड़ दोनों को आश्चर्य होता है। वेंकट तुरंत वैद्य के पैरों में गिरकर कहता है, आप तो महाज्ञानी लगते हैं, मेरे बारे में सब जानते हैं। ऐसे ही मेरे भविष्य के बारे में भी बता दीजिए कि मैं अपने जीवन में कितनी उन्नति करूंगा। बस ये मैं जानना चाहता हूँ। भविष्य जान जाएगा तो डर से ही मर जाएगा, जिम्मेदार इंसान भी नहीं रहेगा। वैसे भी मैं भविष्य बताने वाला ज्योतिष नहीं हूँ, वैद्य हूँ। यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, चला जा। नहीं नहीं, आपको मेरे भविष्य के बारे में बताना ही होगा। इस तरह वेंकट वैद्य के सामने जिद करता है। ठीक है, बता दूंगा, लेकिन अभी नहीं। काम करते करते थक चुका हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अभी जाओ, कल सुबह आ जाना, तब बताऊंगा। वैद्य ऐसा कहता है और फिर चमगादड़ के लाए पैर का इलाज करके उन दोनों को वहाँ से भेज देता है। वेंकट समझ नहीं पाता है कि वो रात भर कहाँ रुके। तुम्हारे गांव में रात भर ठहरने के लिए कहीं कोई जगह मिलेगी? बस आज रात रुककर कल सुबह वैद्य जी से अपने भविष्य के बारे में जानकर चला जाऊंगा। वो चमगादड़ से कहता है और जवाब में चमगादड़ कहता है, अरे कहीं और क्यों जाओगे? मेरे घर चलो, मेरे साथ रुक जाना। और फिर चमगादड़ उसे अपने घर ले जाता है। अगले दिन सुबह वेंकट वैद्य के घर जाता है। अंदर जाते ही वैद्य को बिना सर के चारपाई पर लेटा देखकर डर जाता है। अरे रे, ये क्या हो गया? कल तो ठीक थे, रात भर में क्या हो गया? मेरा भविष्य बताने वाले थे, यहाँ तक खुद का भविष्य खत्म हो गया। ए, चिल्ला क्यों रहा है? जरा शांत रह, मुझे तेरा भविष्य तुझे बताना है, यही ना? बताता हूँ। ये कहकर अपनी चारपाई से उठकर पास में संदूक पे रखे अपने सर को उठाकर अपनी गर्दन पे रखकर वैद्य अपने आसपास देखता है। वेंकट ये सब देखकर हक्का बक्का रह जाता है। ये क्या था? आप बिना सर के कैसे सो गए? आपको देखकर एक बार तो ऐसा लगा कि आपके साथ कोई हादसा हो गया। अरे कल ही तो बताया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, इसलिए उसे अलग निकाल कर रख दिया और आराम करने चला गया। कुछ याद आया? खैर छोड़ो, तुम्हें अपना भविष्य जानना है ना, बस इतना ही ना। अगर ऐसे ही गांव-गांव घूमता रहा ना तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। शादी, बीवी, बच्चे कुछ भी नहीं रहेगा। और जब तुम मरेगा ना तो ना रोने के लिए और ना ही कंधा देने के लिए लोग होंगे। इसीलिए अपना मुंह बंद रखा कर। तू बोलता बहुत ज्यादा है, जो मन में आता है बोलते जाता है, इसीलिए तो भविष्य में बहुत समस्याएं खड़ी करेगा। अगर इस गाँव में तो कुछ दिन और रुक गया ना तो ये गाँव वाले तेरे शरीर का एक एक अंग निकाल लेंगे, क्योंकि तू इस गांव का नहीं है। इसीलिए अपने गांव चला जा, वहीं कुछ काम कर, बड़ों का सम्मान कर और अच्छे से जी, नहीं तो तेरा कोई भविष्य ही नहीं होगा। वैद्य की कही हुई बातें सुनकर कि गांव के लोग उसके शरीर का एक एक अंग निकाल लेंगे, वेंकट बहुत घबरा जाता है। भैया भैया, मैंने अपनी दादी की बात नहीं मानी और रास्ता भटक कर इस गाँव में आ गया। मेहरबानी करके मुझे अपने गाँव जाने का रास्ता बताइए, आपका एहसानमंद रहूंगा। वेंकट वैद्य से विनती करता है। वेंकट बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया कि इस गांव के अंदर मत जाना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। मैं तेरे भले के लिए ही बोली थी ना। दादी वेंकट से ऐसा कहती है और तब चारपाई पर सोया हुआ वेंकट एकदम से उठ जाता है और आसपास देखने लगता है और देखता है कि वो घर पर ही है। फिर दीवार पर लटकी हुई दादी की तस्वीर से कहता है, मुझे माफ कर दीजिए दादी, आपने कई बार कहा लेकिन मैं समझ नहीं पाया। क्या मैं सच में उस गांव में गया था या फिर ये कोई सपना था?
मैं अभी तक बहुत उलझन में हूँ, लेकिन मैं एक बात समझ गया कि मैं अब किसी भी गांव में घूमे बिना अपने गांव में ही रहकर काम करता रहूंगा। मेरे साथ सब अच्छा हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए दादी। अपने हाथ जोड़कर दादी की फोटो को नमन करके वेंकट दादी का आशीर्वाद पाता है। तभी तो कहते हैं ना कि बड़े बूढ़ों की बातें जायदाद होती हैं। उनकी बातें मानने से हमारे साथ भला ही होता है, कोई आफत नहीं आती है। फिर वेंकट काम करने लगा और खुशी से जीने लगा।